गुड मॉर्निंग क्लास 12th। जैसा आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि सिलेबस में समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व ये टॉपिक हटा दिया गया है और अब हमें इसके आगे का चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ये पढ़ना है। इसको शुरू करने से पहले एक बार पुनः जो अभी आपने चैप्टर पढ़ा, यद्यपि वो सिलेबस में नहीं है, उसका जो जीस्ट था, सार था, वो याद करिए कि हम लोग ये देख रहे थे कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है विश्व में एक वर्चस्व की स्थिति आ गई, एकाधिकार की स्थिति आ गई। शक्ति का एक सिंगल केंद्र जो है वो पूरे विश्व में स्थापित हो गया। वो एक ध्रुव कौन सा था? अमेरिका का था। अमेरिका की शक्ति, चाहे वो सैनिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, हर तरीके की जो अमेरिकी शक्ति थी उसका प्रतिकार करने की क्षमता या उसकी बराबरी में कोई अन्य देश इस वक्त विश्व में नहीं है। और इसका आपने उदाहरण भी पढ़ा कि किस तरीके से अमेरिका ने मनमाने तरीके से, जब जहां उसे लगा कि उसके राष्ट्रीय हितों को इस जगह से खतरा हो रहा है, उसने पूरी तरह से बलपूर्वक और मनमाने तरीके से उसका प्रतिकार किया है, जो आज भी जारी है। आपने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से आयशा नाम की बच्ची है, जैसे उसके इस वर्चस्व के कारण, उसके इस दबदबे के कारण जो आम जनता का जीवन है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जो अगला चैप्टर आपका है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये इसी से संबंधित है कि अमेरिका के वर्चस्व की स्थिति में, ये जो हम विश्व में रह रहे हैं जहाँ अमेरिका का वर्चस्व की स्थिति है, वहाँ पर यद्यपि अमेरिका का वर्चस्व है, लेकिन कुछ ऐसे केंद्र उभर रहे हैं, कुछ ऐसे संगठन या कुछ ऐसे देश हैं जो अब शक्तिशाली हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, और जो अकेले अथवा सम्मिलित रूप से अमेरिका की शक्ति को, उसकी सैनिक शक्ति को, उसकी आर्थिक शक्ति को, उसकी सांस्कृतिक शक्ति को चुनौती देने में सक्षम बन रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। ऐसे जो 3 महत्वपूर्ण चिन्हित किए गए हैं जो आपके सिलेबस में है, पहला है ये पहला जो आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय संघ, इसके अलावा आसियान और चीन, ये 3 चीज़ जो है वो अमेरिका की वर्चस्ववादी विश्व में ये एक तरह से उसके विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। इसमें से 2 संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय संघ और आसियान, और एक देश है चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है। इनकी शक्ति इतनी अधिक उभर रही है कि ये माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि भविष्य में ये अमेरिका की शक्ति को प्रतिसंतुलित, काउंटर बैलेंस करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आज हम अपना शुरुआत यूरोपीय संघ से करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा एक शब्द आएगा बार बार, क्षेत्रीय संगठन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या होता है, शॉर्ट में समझ लीजिए। क्षेत्रीय संगठन का अर्थ होता है एक, जैसे आप भौगोलिक स्थिति ध्यान रखिए, जैसे यूरोप है, एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका, तो एक जगह के एक क्षेत्र विशेष के देश आपस में मिलके एक राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि डेवलपमेंट के लिए अपने की सबका एक साथ विकास हो, जो एक ग्रुप या संगठन बनाते हैं देशों का, उन्हें क्षेत्रीय संगठन कहा जा रहा है, जो आज के विश्व का एक प्रबल कैरेक्टरिस्टिक है या प्रमुख विशेषता है। जैसे भारत की दक्षिण एशिया में सार्क है, दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान है, यूरोपीय महाद्वीप में यूरोपीय संघ है। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये जो क्षेत्रीय संगठन है, चाहे वो यूरोपीय संघ है या अभी जो आप आसियान पढ़ेंगे या अगले चैप्टर में सार्क पढ़ेंगे, वो
उनकी प्रकृति राजनैतिक और आर्थिक है। वो शीत युद्ध के दौरान जो सैनिक संगठन बने थे उनसे अलग हैं। ये किसी देश पर आक्रमण करने या किसी देश के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए ये संगठन नहीं बने हैं, बल्कि इनका मुख्य कार्य क्या है कि परस्पर मिलके इस प्रकार से कार्य करना, व्यापार और अन्य चीज़, जिससे कि सभी देशों का आर्थिक राजनैतिक विकास हो सके। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यूरोपीय संघ पर। आपकी किताब में यहाँ पर दिख रहा है पेज नंबर 52 यूरोपीय संघ। यहाँ पे उसकी पीठिका दी हुई है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ है उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध मेनली वो यूरोप की धरती पर हुआ था। यूरोप पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। आप ये पढ़ चुके हैं कि यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत मदद भी आरंभ की। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों ही यूरोप की धरती पर हुए। जो दोनों ही विश्व युद्ध हुए वो यूरोपीय धरती पर हुए और मेनली यूरोपीय देशों के बीच ही पहले शुरू हुए थे। तो और एक बहुत ही पुरानी या ऐतिहासिक दुश्मनी ये यूरोपीय राष्ट्रों के बीच चलती आई है, जो आप विश्व इतिहास में भी पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में इतने विनाश के पश्चात, और चूँकि विश्व का जो प्रमुख लक्ष्य था वो ये था कि अब युद्ध ना होने पाए, युद्ध को अवॉइड किया जाए, तो एक विचार चला कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद जो यूरोपीय देश हैं उन्हें पुरानी अपनी दुश्मनी आरंभ करनी चाहिए, पुराने तरीके के संबंध फिर से गुटबाजी के शुरू करने चाहिए, या सारे यूरोपीय देशों को एक साथ मिलकर यूरोप के विकास का प्रयास करना चाहिए। जो मार्शल प्लान था उसने इस दिशा में योगदान भी दिया। उसने यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूर्वी यूरोप के देश उस वक्त सोवियत संघ के नियंत्रण में थे, तो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था को मदद करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए अमेरिका ने मदद की, जिसे आर्थिक मदद, जिसे मार्शल योजना कहा गया। तो आर्थिक मदद के लिए मार्शल प्लान के अंतर्गत, सैनिक रूप से नाटो के अंतर्गत ये सभी यूरोपीय देश एकजुट होकर संगठित हो गए। ठीक है, तो यूरोपीय समुदाय का आरंभ या यूरोप के एकीकरण का जो हम कहें महत्वपूर्ण पड़ाव, ये आपकी किताब में पेज नंबर 54 पर दिया हुआ है। सबसे पहले अप्रैल 1951 में जो पश्चिमी यूरोप के 6 देश थे, कौन कौन से? फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन 6 देशों ने आपस में एक साइन किया, समझौता किया, और उसके अंतर्गत जो यूरोप का कोयला और इस्पात, स्टील और कोल, इसको एक कम्युनिटी डेवलप की, जिसके तहत ये 6 देश अपने कोयला और इस्पात का सामूहिक रूप से विकास और यूज़ करने के लिए सहमत हो गए। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ज़्यादातर जो युद्ध हुए वो इन्हीं संसाधनों पर, कोयला, इस्पात इत्यादि संसाधनों पर कब्जा करने की, किस पे ज़्यादा कब्जा हो इसी को लेकर ये युद्ध होते थे। तो उसे ख़त्म करने के लिए अप्रैल 1951 में इन देशों के बीच एक समझौता किया गया। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव मार्च 1957 है, रोम की संधि। ये आप लोग इसको, ये बहुविकल्पी में बच्चों आता भी है। रोम की संधि का डेट या महत्वपूर्ण उसका जो रोम की संधि के माध्यम से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा का समुदाय का गठन किया गया। ये दोनों ही आपको याद होना चाहिए। रोम की संधि टिप्पणी में भी आ सकता है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है। मार्च 1957 में यही उपरोक्त 6 देश, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन 6 देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया।
इसका क्या अर्थ था कि आर्थिक रूप से ये 6 देश आपस में मिल के कार्य करेंगे और परमाणविक ऊर्जा के विकास और उपयोग के लिए भी ये 6 देश परस्पर मिलकर कार्य करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है यूरोटम क्या है, कब उसका गठन हुआ, या यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, रोम की संधि के द्वारा मार्च 1957 में। अगला जो महत्वपूर्ण डेट है वो है जनवरी 1973। जनवरी 1973 में जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन, इन्होंने भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गए। ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये पश्चिमी यूरोप के 6 देश थे। 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गए। जून 1979 में यूरोपीय संसद एक बनाई गई और उसका पहला डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। मतलब यूरोप के जितने सदस्य देश थे उन सभी की जनता ने मिलके यूरोपीय संसद के लिए अलग अलग से उसके अलग अलग सदस्य फ्रांस हैं, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इन सभी के नागरिकों ने यूरोपीय संसद के लिए वोट किए। 1981 में जो यूनान है वो भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुआ। जो अगला सबसे महत्वपूर्ण है, ये डेट भी आपको याद रखनी चाहिए, जून 1985 में शांगेन संधि एक हुई। शांगेन वीज़ा जिसे कहा जाता है, शांगेन संधि के द्वारा यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। सीमा का नियंत्रण समाप्त करने का क्या अर्थ है कि अब जितने देश यूरोपीय समुदाय में शामिल हैं, इन सभी देशों के नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता, पासपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। अब वो फ्रीली एक से देश से दूसरे देश में आवागमन कर सकते हैं। ये जून 1985 इसे जिस पासपोर्ट जिस पत्र के तहत ये लोग आवागमन करते हैं उसे शांगेन वीज़ा कहा गया और ये शांगेन संधि के द्वारा लागू हुआ जून 1985। ये डेट और ये आपको याद होना चाहिए। एक नंबर में भी दो नंबर अति लघुत्तरी में भी ये पूछा जा सकता है कि शांगेन वीज़ा क्या है। तो शांगेन वीज़ा के द्वारा यूरोपीय संघ के जितने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के जो नागरिक हैं वो एक देश से दूसरे देश में बिना पासपोर्ट के आवागमन कर सकते हैं। अगला है, और इसके अलावा यदि कोई विदेशी है वो यदि किसी इन सदस्य देशों में से किसी एक देश के लिए वीज़ा प्राप्त करता है तो उसी वीज़ा पर वो यूरोपीय समुदाय के समस्त देशों में आवागमन कर सकता है, यात्रा कर सकता है। फिर उसके बाद जनवरी 1986 स्पेन और पुर्तगाल ये भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गए। 1990 आप लोग शीत युद्ध के चैप्टर को याद करिए। 1990 में बर्लिन की दीवार गिरी और जर्मनी का एकीकरण हो गया। 1992 फिर बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, मैस्ट्रिच की संधि, ये उस पर साइन किए गए। ये मैस्ट्रिच की संधि के द्वारा ही यूरोपीय संघ जो उसका वर्तमान नाम है यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ, उसके गठन के लिए मैस्ट्रिच की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये पूछा जा सकता है मैस्ट्रिच की संधि कब हुई, तो आप लिखेंगे फरवरी 1992। मैस्ट्रिच की संधि क्या है, तो मैस्ट्रिच की संधि के द्वारा ही यूरोपीय संघ का गठन किया गया। ठीक। 1993 में एकीकृत बाजार का गठन किया गया। एकीकृत बाजार का क्या अर्थ है कि जितने सदस्य देश हैं उन सभी देश जो है एक जैसे मार्केट रूल्स इन सब में लागू होंगे। 2002 में, ये भी एक अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी 2002 में एक नई मुद्रा यूरो क्या है ये भी पूछा जाता है। यूरो क्या है, कब अपनाया गया, तो यूरो एकीकृत मुद्रा है यूरोपीय संघ के देशों की
12 देशों ने सबसे पहले यूरो को अपनाया। मतलब उन्होंने अपने देश की जो पर्सनल मुद्रा थी उसे ख़त्म करके अपने देश में यूरो को अपनाया, जो इन 12 देशों की कॉमन करेंसी, कॉमन मुद्रा होगी। मुद्रा मतलब जैसे हमारे यहाँ रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग है, जापान में येन, तो उन सबको समाप्त करके एक कॉमन मुद्रा यूरो जिसे कहा गया, उसे 12 देशों ने अपनाया। कौन से देशों ने? जो यूरोपीय संघ के मेंबर थे। याद रखिएगा कि सारे ने नहीं, बल्कि सबसे पहले 12 देशों ने इसको अपनाया है। और ये डेट क्या है? जनवरी 2002, जनवरी 2002। 2004 में ये जो साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लैटविया, ये आपके देश दिए हैं। ध्यान दीजिए ये कौन से देश हैं? ये वो देश हैं जो सोवियत संघ से विखंडित होकर अलग हुए थे, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप के ही हैं, पूर्वी यूरोप का हिस्सा है। ये सब भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। 2007 में बल्गारिया, रोमानिया और स्लोवानिया ये भी यूरोप में शामिल हो गए। तो ये आपकी किताब में यूरोपीय एकता के या यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अप्रैल 1951 से जो एक एकीकरण की प्रक्रिया यूरोप के देशों की शुरू हुई थी, वहाँ से लेकर अभी तक का जो एक इतिहास है, एकीकरण का एक जो चरण है, वो इसमें आपके दिया है। आज हम लोग इसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ये जो इम्पॉर्टेंट डेट्स बच्चों आपको बताए, ये आप लोग अवश्य अपनी कॉपी में नोट करिए और ये आपको याद होना चाहिए। एक चीज़ फिर से रिपीट करेंगे, जो आपको सिलेबस बताया है रिवाइज्ड, तो उसमें उनके मार्क्स भी बताए हैं कि किस चैप्टर से, किन चैप्टर से कितने नंबर के, कितने मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे, कितने मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप उतने चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आप कर लेंगे और उतने मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ये आप लोगों को अच्छे से रेडी करने हैं कि कौन सी डेट है,